हेलो स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे उग्रतावाद का प्रादुर्भाव, अर्थात कैसे राष्ट्रीय आंदोलन उदारवाद की नीतियों को छोड़कर उग्रवाद की नीतियों की तरफ अग्रसर होता है और इस उग्रतावाद के क्या कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण में हम ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति को डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा जो अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी या प्रशासन द्वारा की गई थी, है ना, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी संदर्भ में नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं हम कि उग्रतावाद के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण था लॉर्ड एल्गिन की कठोर नीति। देखिए, लॉर्ड एल्गिन की सरकार ने कठोर नीति का अनुसरण किया, अवलंबन किया और भारत के राजनीतिक वातावरण को और भी ज़्यादा उत्तेजित कर दिया था। कांग्रेस की ब्रिटिश सरकार से विधान परिषदों के विस्तार, देखिए जो डिमांड थी, जो मांगे थी कांग्रेस की कि भाई विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए तथा न्याय व्यवस्था में सुधार की जाए। तो कांग्रेस इस तरह की मांगें करती रही थी, परंतु उनकी मांगों को अंग्रेज़ों द्वारा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था, उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का जो तरुण वर्ग था या युवा वर्ग था, उन लोगों को वैधानिक आंदोलन में विश्वास नहीं रहा। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक ने तो ये भी कह दिया था कि मांगने से कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती, जिस प्रकार मांगने से हमें कोई रोटी नहीं देता, उस प्रकार मांगने से स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकती। तो एक तरह से अब तक जो उदारवादियों की भिक्षांदेही की नीति का अनुसरण कर रहे थे, उग्रतावादियों ने कहा कि मांगने से जब कोई रोटी नहीं देता तो मांगने से आज़ादी या स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। इसलिए हमें जो पुरानी हमारी जो नीतियाँ थी कांग्रेस की, उनको त्यागना ही होगा और हमें अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उदारतावादी समझते हैं कि केवल प्रार्थना करने से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। हम समझते हैं कि अंग्रेजी शासन पर कठोर दबाव पड़ने पर ही ये प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से जो उग्रवादी नेता थे, उनका उदारवादियों की मांगने की प्रवृत्ति या जो वैधानिक जो साधन थे उनसे विश्वास उठता चला गया था। इसी तरह से लाला लाजपत राय ने भी कहा कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और उन्हें अंग्रेज़ों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। इस समय क्या हुआ कि लोग जो तिलक का जो कार्यक्षेत्र था वो महाराष्ट्र था, जहाँ वे उग्रवादी आंदोलन का प्रसार कर रहे थे। सरकार ने उग्रवादियों के दमन के लिए कठोर नीति अपनाई और 1897 में तिलक को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया और 18 महीने की कारावास की सज़ा सुना दी उनको। तो निसंदेह सरकार की कठोर नीति से भाई राष्ट्रीय आंदोलन में शिथिलता तो आई, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नेता थे तिलक, वो उस समय गिरफ्तार हो गए थे। परंतु ये जो शांति थी, अर्थात उनके नेता की जो गिरफ्तारी थी या आंदोलन का जो शिथिल पड़ना था, ये अपन ये कहें कि आने वाले तूफान का संकेत था, आने वाले तूफान की घूतक थी। और 1905 में ये जो गुस्सा था, ये जो आंतरिक विद्रोह था, वो एक तरह से फूट के सामने आ जाता है। सरकार के क्रूर इन कृत्यों से सारे देश में क्रोध और प्रतिशोध की भावना उमड़ पड़ती है। और रमेश चंद्र दत्ता ने कहा है इसी संदर्भ में कि ब्रिटिश शासकों की न्याय और समदृष्टि भावना में भारतीय जनता का जो विश्वास था वह ऐसा हिल गया जैसे पहले कभी नहीं हुआ। तो लोकमान्य जो तिलक थे, तिलक की जो गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी ने पूरी जनता में एक आक्रोश पैदा कर दिया था, एक इतना रोष पैदा कर दिया था कि अब किसी भी प्रकार से भारतीय कांग्रेसी नेता या राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो थे वो अंग्रेज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन उदारतावाद से उग्रवाद की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ आर्थिक कारण इसमें जोड़ते हैं, जैसे जिसके परिणाम स्वरूप एक आर्थिक असंतोष और फैलती है। ये तो राजनीतिक कारण थे, जो शिक्षित वर्ग था, जो राष्ट्रवादी वर्ग था, जो उच्च कुलीन था, जैसे उदारवाद से उग्रवाद, तो कांग्रेस के जो नेता थे वहाँ तक ये चीज़ें शामिल नहीं थी, बल्कि इस तरह के आर्थिक कारण भी रहे हैं जिससे सामान्य जनता को भी क्षुब्ध किया था। और भारतीय जनता की अर्थनीति से इतनी परेशान हो गई थी, बहुत सारे अकाल, महामारी और भूचाल के कारण जनता की गरीबी बढ़ती जा रही थी
और उनमें असंतोष की क्रांति को इसी इसी आर्थिक कारण ने भारतीय जनता की दरिद्रता और आर्थिक असंतोष की क्रांति को जन्म दिया था। तो सरकार की जो अर्थनीति थी वो भी जनता के विरोध में थी या जनता की हितैषी नहीं थी, या अपन ये कहें कि सरकार की अर्थनीति अत्याचारी नीति थी। भारत सरकार ने जिस अर्थनीति को अपनाया था उसका उद्देश्य भारतवासियों का हित साधन नहीं था, बल्कि अंग्रेज व्यापारियों और उद्योगपतियों का हित साधन था। तो बाहर से आने वाली क्या किया अंग्रेजों ने कि बाहर से आने वाली कपास की वस्तुओं में आयात कर कम कर दिया गया, इम्पोर्ट टैक्स जो है वो घटा दिया गया था, और भारतीय वस्तुओं पर उत्पादन कर बढ़ा दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि भारतीय कपड़ा उद्योग को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी और लोगों का विश्वास हो गया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण सरकार की आर्थिक नीति है। तो विद्वानों ने अपनी पुस्तकों के द्वारा भी इस चीज़ का प्रचार किया कि विदेशी शासन भारत की दरिद्रता का मुख्य कारण है, और इस प्रकार की भावना ने उग्र राष्ट्रीयवाद को या उग्र राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन प्रदान किया। जैसा कि पंडित लाल नेहरू ने लिखा है कि हमारे राष्ट्रीय विचारों के उत्थान ने क्रांतिकारी काम किया और हमारे राजनीतिक और आर्थिक राष्ट्रीय विचारों को एक ठोस आधार प्रदान किया। तो ये अर्थनीति जो थी ब्रिटिश सरकार की, उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रवादी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार दूसरी तरफ उस समय की जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे प्लेग, दुर्भिक्ष, अकाल या प्लेग, उन्होंने भी एक बहुत ज़्यादा असंतोष भारतीय जनता में व्याप्त किया, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में क्या हुआ कि देश के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल और प्लेग फैल गया था। उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने जिस नीति को अपनाया था, जिस नीति का अनुसरण किया था, उससे जनता के रोष की सीमा बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि 1897 से 1900 के बीच में बम्बई में भयंकर अकाल पड़े, जिससे लाखों आदमी प्रभावित हुए। सरकार ने दुर्भिक्ष से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने की जो नीति अपनाई थी वह बहुत ज़्यादा शिथिल, अपूर्ण और अपर्याप्त थी। तो लोगों को विश्वास हो गया कि अकाल की भयंकरता के लिए सरकार ही उत्तरदायी है, और यदि राष्ट्रीय सरकार ऐसी अगर होती, भाई अंग्रेजी सरकार उत्तरदायी है, अगर इसकी जगह राष्ट्रीय सरकार होती, भारतीय सरकार होती, तो शायद जनता को भूखा मारने से बचाने की चेष्टा करती। तो 1898 में बम्बई के पश्चिमी भाग में इसी प्रकार ये अकाल पड़ा था, और इसके साथ ही 98 में क्या होता है, बम्बई के पश्चिमी भाग में प्लेग का प्रकोप हुआ, और सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए जो नीति अपनाई थी वह बहुत ज़्यादा भारतीयों में असंतोषजनक थी। उसमें क्या किया कि सैनिकों को सेवा कार्य सौंपा गया था और उन्हें घरों में घुसने, निरीक्षण करने और रोग मुक्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने का अधिकार दिया गया। रोगी व्यक्तियों को या रोगक्रांता व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने का अधिकार दिया गया था। तो बहुत से पुराने विचार वाले जो हिंदू थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्षुब्ध हुए। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्हें ये तरीका पसंद नहीं आया कि अंग्रेज उनके घरों में घुसें और वहाँ का निरीक्षण करें। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी तरफ इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड थे, तो उनके कार्यों से बहुत ज़्यादा, जिस तरह से ये इस तरह की जो नीतियाँ अपनाई थी, उससे एक व्यक्ति ने क्या किया, एक भावुक युवक ने रैंड और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो भारतीयों ने, विशेषकर तिलक ने सरकार की नीति की जो आलोचना की थी, सरकार ने दमनकारी चक्र चलने लगा। साथ ही भाई जिस प्रकार विरोध हुआ, सरकार का दमनकारी चक्र चलने लगा और तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 माह का उनको कारावास की सज़ा दी गई थी, और साथ ही केसरी के संपादक और मुद्रक को भी बंदी बना लिया गया था, और कुछ आदमियों को निर्वासित कर दिया गया। तो सरकार की इस तरह की जो दमनकारी नीति थी उसका भी भारत पर एक विशेष प्रभाव पड़ा। अपन ये कहें, इस दमनकारी नीति का प्रशासन के खिलाफ एक विपरीत प्रभाव पड़ा, और भारतीयों में भारतीयता या राष्ट्रवाद की चेतना का संचार होता है, और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनमें एक विरोध की भावना पैदा होती है, या उनके प्रति सहयोग की जो नीति है, उनके प्रति जो एक तरह से उदारवादी जो नीति है, उसकी जगह उग्रतावाद जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार से ये कुछ आर्थिक कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
ने उदारवाद का मार्ग छोड़कर उग्रतावाद को अपनाया था। इन आर्थिक कारणों के अलावा कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, जिनके परिणाम स्वरूप भी उग्रतावाद का जन्म होता है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।